हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पेपर में पहला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा भारत की संघीय व्यवस्था में एकाकी तत्व है। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फेडरल सिस्टम जिन्हें आप कहते हैं संघीय संविधान, और दूसरे होते हैं एकाकी संविधान जिसे आप कहते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन आपको ब्रिटेन में देखने को मिलता है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आपको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में देखने को मिलता है। इन 6 विकल्पों पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण यह एक फेडरल प्रिंसिपल है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर भारत में एकाकी व्यवस्था का एक प्रतीक है, यानी यह यूनिटरी एलिमेंट को दिखाता है। तीसरा जो विकल्प है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, यह भी भारत में यूनिटरी सिस्टम को दिखाता है क्योंकि जो फेडरल सिस्टम होते हैं उनमें राज्यसभा में बराबर बराबर सीटें दी जाती हैं। जुडिशियल रिव्यू फेडरल व्यवस्था का एक प्रतीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज यूनिटरी व्यवस्था का एक प्रतीक है और बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी फेडरल व्यवस्था में देखी जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2, 3 और 5, अर्थात अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा तथा ऑल इंडिया सर्विसेज, ये तीनों ही भारत में एकाकी व्यवस्था के प्रतीक हैं। भारत के संविधान को संघीय तथा एकाकी दोनों का मिश्रित माना जाता है। यद्यपि भारत का संविधान भारत को एक संघ बताता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें एकाकी संविधान के कई लक्षण देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। कथन देखेंगे, इसमें बताया गया है संविधान एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर फेडरल सिस्टम, ये बिल्कुल सही कथन है। कारण दिया गया है कि इट हैज क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसने एक मजबूत केंद्र की व्यवस्था की है। ये दोनों ही ठीक हैं, अर्थात भारत का संविधान भारत को संघीय बताता है, यह बिल्कुल सही बात है, तथा भारत के संविधान में एक मजबूत केंद्र की व्यवस्था की गई है, यह भी बिल्कुल सही बात है। किंतु इसके बाद भी जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि अगर केंद्र मजबूत है तो आप उसे उचित रूप से संघीय संविधान नहीं कह सकते, क्योंकि जो संघीय व्यवस्थाएं होती हैं, जहां फेडरल सिस्टम होते हैं, वहां केंद्र और राज्य दोनों बराबर बराबर होते हैं। जहां केंद्र मजबूत हो वहां आप सही तरीके से संघीय संविधान की बात नहीं कह सकते। तो ये दोनों कथन ठीक हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। प्रश्न है, इसमें भी आपको कथन और उसका कारण दिया गया है। कथन है कि भारत का संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है, यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत के संविधान में कुछ हद तक आपको संघीय व्यवस्था के लक्षण मिलेंगे और कुछ हद तक आपको यूनिटरी यानी एकाकी व्यवस्था के लक्षण मिलेंगे। इसका कारण दिया गया है कि भारत का संविधान ना तो संघीय है और न ही एकाकी, तो ये दोनों ही बातें सही हैं तथा जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको कथन और कारण दिया गया है। फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इंडिया, कि भारत में जो संघवाद है वह प्रायोगिक रूप से नहीं देखा जाता, व्यावहारिक रूप से नहीं देखा जाता, यह बिल्कुल सही बात है। भले ही भारत के संविधान में संघवादी व्यवस्था का वर्णन किया गया है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल रूप में यह कम देखा जाता है। लेकिन अगला जो उसका कारण दिया गया है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट, यह गलत है। तो इस चौथे प्रश्न में जो आदर्शन है वो सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत है। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपतीय प्रकार की शासन के मुख्य लक्षण हैं। राष्ट्रपतीय प्रकार का जो शासन होता है उसमें एक व्यक्ति को सीधा चुन लिया जाता है तथा उसी के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है, जैसे कि अमेरिका। तो आप अमेरिका को ध्यान में रखते हुए विचार करें। इसमें बताया गया है ए विकल्प में कि वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है, बिल्कुल यह सही बात है। दूसरा, वह अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, बिल्कुल यह भी सही बात है। तथा तीसरा, वह विधायिका को भंग नहीं कर सकता, यह भी सही बात है। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, आपको यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं भारत की राजनीति के बारे में और आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि भारत में एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, यह बिल्कुल सही बात है। भारत में संप्रभु राज्य है, यह भी सही बात है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, यह भी सही बात है। तथा भारत में एक कल्याणकारी राज्य है, यह भी सही बात है। तो इसका विकल्प डी सही होगा। ये चारों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, यह कथन किसने कहा था कि संविधान को संघवाद के कठोर ढांचे में नहीं कसा गया है, अर्थात द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन सेट इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। यह कथन डॉक्टर बी आर अंबेडकर का कथन है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में गलत है? ए, भारत एक सेक्युलर स्टेट है, पंथ निरपेक्षवादी राज्य है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था है, यह भी सही बात है। तीसरा, भारत में संघीय राज व्यवस्था है, बिल्कुल यह भी सही बात है। तथा अगला कथन है, आखिरी कथन, कि भारत में राष्ट्रपतीय प्रकार की सरकार है, यह गलत है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपतीय प्रकार की सरकार नहीं है, बल्कि भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक चरित्र के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से जो सी कथन है, आप देख पा रहे होंगे, यह कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च शक्ति होती है वह एक राजा जैसे व्यक्ति के पास होती है। यह गलत है। राजा जैसे व्यक्ति के पास नहीं होती, बल्कि लोगों के पास होती है। लोग सुप्रीम होते हैं और लोग जिस व्यक्ति को चुनते हैं उसके पास शक्तियां होती हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि संसदीय प्रकार की सरकार में भारत में निम्न में से कौन से सिद्धांत देखे जाते हैं? पहला कथन है कि कैबिनेट के मेंबर संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल यह सही बात है। कैबिनेट का मेंबर होने के लिए यानी मंत्री बनने के लिए आपको संसद के किसी न किसी सदन का भाग होना ही पड़ेगा। दूसरा कथन है कि मंत्री तब तक पद धारण करते हैं जब तक उनमें संसद का विश्वास बना रहता है, यह भी सही बात है। अगर मंत्री संसद का विश्वास खो दें तो उन्हें जाना पड़ेगा। तीसरा कथन है कि जो कैबिनेट का प्रमुख होता है वह राज्य का भी प्रमुख होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि कैबिनेट का प्रमुख भारत में प्रधानमंत्री होता है, किंतु जो हेड ऑफ स्टेट है वह राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे, इसमें पहला और दूसरा कथन ही सही है, इसका ए विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का एक दर्शन नहीं है? अर्थात आप निम्न में से कौन सा डॉक्ट्राइन है, कौन सा एक एलिमेंट है जिसको भारत में नहीं देखेंगे? पहला, यह एक वेलफेयर स्टेट है, यह कल्याणकारी राज्य है, यह बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कि यह एक समाजवादी राज्य है, बिल्कुल यह सही बात है। तीसरा, यहां पर पॉलिटिकल इक्वेलिटी यानी राजनीतिक समानता उपलब्ध है, यह भी सही बात है। तथा चौथा, कि यह एक कम्युनिस्ट स्टेट है, यह गलत बात है, भारत में कम्युनिस्ट स्टेट की कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको कथन दिए गए हैं तथा यह बताना है कि कौन से कथन या कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि भारत में संघ के लिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहां पर राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यह बिल्कुल सही बात है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन जब इसे अंग्रेजी में लिखा गया है तो वहां पर फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा गया, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया। यूनियन ऑफ स्टेट लिखने की एक प्रमुख वजह यह थी कि भारत में फेडरल की तरह अर्थात अमेरिका की तरह राज्यों को अलग होने के अधिकार नहीं है। फेडरेशन में राज्यों को अलग होने का अधिकार होता है। फेडरेशन और यूनियन का जो प्रमुख अंतर होता है वो यह होता है कि फेडरेशन जहां राज्यों के बीच करार के बाद बनता है, अर्थात जो फेडरेशन है इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट, वहीं यूनियन इज नॉट द एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट, अर्थात जो भारत का संघ है यह राज्यों के बीच किसी करार से नहीं बना है, जबकि अमेरिका का जो फेडरल है वह राज्यों के बीच करार से बना है। दूसरी ओर अमेरिका में राज्यों को सेपरेशन का अधिकार है, वो अलग हो सकते हैं, जबकि भारत में राज्यों को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रश्न में दूसरा कथन है कि एस.के. धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने के बजाय प्रशासनिक आधार पर बनाने की सलाह दी थी। यह बिल्कुल सही बात है। एस.के. धर आयोग गठित किया गया था ताकि राज्यों का पुनर्गठन पर सलाह ली जा सके, और धर आयोग ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक आधार पर राज्यों को बनाने की सलाह दी थी। तीसरा कथन है कि कांग्रेस की समिति जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सीतारामैया थे, वह राज्यों को भाषा के आधार पर बनाने के लिए पक्ष में नहीं थी। यह भी सही कथन है। कांग्रेस ने एक जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने भी यह सलाह दी थी, यह सिफारिश की थी कि राज्यों का पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन भाषा के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पर होना चाहिए। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। तीसरे कथन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके बाद पोट्टी श्री रामालू, जो कि आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख आंदोलनकारी थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल की और अपनी देह त्याग दी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश को पहला राज्य के रूप में भाषा के आधार पर अलग बनाया गया। अगला प्रश्न है, इसमें आपको कथन और कारण दिए गए हैं। इंडिया इज अ फेडरेशन, यह बिल्कुल सही बात है। इंडिया एक फेडरेशन है, इंडिया एक फेडरल स्टेट है। कारण दिया गया है कि संघ की जो संसद है उसको राज्यों का नाम, क्षेत्रफल तथा सीमा बदलने का अधिकार है। यहां तक कि
उनकी सम्मति के बिना। तो ये जो दूसरा कारण है, जो कारण दिया गया है, ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 3 यह कहता है कि भारत की संसद को राज्यों का नाम सीमा बदलने का अधिकार होगा, लेकिन इसके लिए उसे वहां की विधायिका की अनुमति लेनी होगी, वहां की विधायिका की सहमति से ही ऐसा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया है? इसका जवाब होगा डी, यूएसए में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत लागू है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा सी, जो अधिकार हैं वे राज्य के विरुद्ध नागरिकों का दावा है। अगला प्रश्न है, यह कहता है कि मूल अधिकारों को विकल्प संख्या 1 कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री के आदेश पर निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, या आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, अनुच्छेद 358 और 359, 358 और 359 आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि मूल अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यह कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संघ की संसद या राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को मूल अधिकारों से नीचे रखता है, यानी मूल अधिकारों को बाकी कानूनों के ऊपर लाता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 आपको जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल देता है और वो ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को एब्रिज करता हो, यानी अल्प करता हो या न्यून करता हो या छीनता हो। अर्थात इस अनुच्छेद 13 ने मूल अधिकारों को बाकी कानूनों के ऊपर प्रेफरेंस दी है। अगला प्रश्न है, वो कहता है इन 4 मूल अधिकारों में से या 4 अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद एक अलग श्रेणी से आता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 ये तीनों ही राइट टू इक्वेलिटी से आते हैं। अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक आपको संविधान में राइट टू इक्वेलिटी का फंडामेंटल राइट मिलेगा, जबकि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 19 एक डिफरेंट कैटेगरी से आता है, यह राइट टू फ्रीडम से आता है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको पूछा गया है कि राइट टू फ्रीडम किन मूल अधिकारों का भाग है? तो जैसा मैंने अभी बताया, इसका विकल्प ए सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में बालकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो बालकों के शोषण के विरुद्ध विशेष रूप से जो अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 24 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 24 बालकों को खतरनाक कार्यों में नियुक्त करने से सुरक्षा देता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15 जो कि धर्म आदि के आधार पर विभेद करने से संरक्षण देता है, वह किस मूल अधिकार के अंदर दिया हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा डी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक राइट टू इक्वलिटी दी गई है और अनुच्छेद 15 राइट टू इक्वलिटी का एक भाग है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समानता के मूल अधिकार के अंतर नहीं आता है? तो इसका सही जवाब होगा डी, इकोनॉमिक इक्वलिटी। आर्थिक समानता भारत में मूल अधिकारों के अंदर नहीं आती है, बल्कि यह नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आती है। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समानता, सोशल इक्वलिटी सामाजिक समानता तथा इक्वल अपॉर्चुनिटी समान अवसर, ये तीनों ही आपको मूल अधिकारों में मिल जाएंगे। आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ अनुच्छेद 14 में मिलेगा, सोशल इक्वलिटी अनुच्छेद 15 में मिलेगी तथा इक्वल अपॉर्चुनिटी अनुच्छेद 16 में देखने को मिलेगी। लेकिन इकोनॉमिक इक्वलिटी आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलेगी। इकोनॉमिक इक्वलिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी, दिस इज द पार्ट ऑफ इक्वलिटी बट नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी। अगला प्रश्न है, यह कहता है कि न्यायालय किस व्यक्ति के विरुद्ध किए गए अपराध के संबंध में यह मान सकता है कि यह एक अस्पृश्यता का अपराध किया गया है? तो एक अधिनियम है, अधिनियम का नाम है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार का निवारण अधिनियम। इस अधिनियम में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध यदि अनटचेबिलिटी का कोई अपराध किया जाता है तो इस एक्ट में कोर्ट यह प्रिज्यूम कर लेता है, पहले ही न्यायालय उपधारणा कर लेता है कि अपराध किया गया है। बाकी विधियों में यदि कोई अपराध किया जाता है तो व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है, लेकिन इस अधिनियम में यह पहले ही मान लिया जाएगा कि ऐसे आदमी ने अपराध किया है। तो इसका सही जवाब होगा ए, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब
यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अस्पृश्यता का अपराध किया जाए तो न्यायालय पहले ही यह धारणा कर लेता कि ऐसा अपराध किया गया है। अगला प्रश्न है जो कहता है कि किस मूल अधिकार में चंपाकम दोरायराजन के निर्णय को पलटने के लिए संशोधन किया गया था। तो चंपाकम दोरायराजन का जो निर्णय था वो सन 1951 में मद्रास की सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण के विरुद्ध आया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि संसद जाति धर्म आदि के आधार पर आरक्षण नहीं प्रदान कर सकती क्योंकि अनुच्छेद 15 इसकी अनुमति नहीं देता। इस निर्णय के प्रभाव को पलटने के लिए अनुच्छेद 15 में एक चौथा खंड जोड़ा गया 4। अनुच्छेद 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर होगा बी अनुच्छेद 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कि पहले संविधान संशोधन 1951 से अनुच्छेद 15 में 4 जोड़ा गया जो चंपाकम दोरायराजन के निर्णय को पलटने के लिए लाया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 19 के 1 के ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है तथा यह प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आधार पर किसी नागरिक का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निर्बंधित नहीं किया जा सकता, उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। तो अनुच्छेद 19 के 1 के ए में आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तथा अनुच्छेद 19 के 2 में उसके युक्त निर्बंधन के आधार दिए गए हैं, जिनमें कि अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म यानी एक आलोचना उसका युक्त आधार नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आजादी प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर होगा बी अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विदेश जाने का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21 में विदेश जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के 1 में आपको भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से मूवमेंट यानी संचरण करने का अधिकार दिया हुआ है और विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ऐसा सतवंत सिंह बनाम पासपोर्ट ऑफिसर का एक वाद था, इसमें भी धारित हुआ था तथा मेनका गांधी में भी ऐसा धारित किया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 21 की सीमाओं के अंदर नहीं आता है। तो इसका सही जवाब होगा डी कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड। यह अनुच्छेद 21 का एक भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 25 के अनुसार किसी व्यक्ति का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस निबंधन के अधीन नहीं है। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है तथा उसमें उसके निबंधन भी बताए गए हैं। तो आप अनुच्छेद 25 पढ़ेंगे तो उसकी पहली लाइन ही शुरू होती है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट। तो इनमें से आप पाएंगे कि पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ आदि अनुच्छेद 25 के निबंधन है, किंतु ह्यूमनिज्म मानवता ऐसा कोई निबंधन नहीं है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि सिखों का कृपाण धारण करना उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना जाएगा। अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण ही यह प्रावधान करता है कि सिखों का कृपाण धारण करना उनके धर्म का अभिन्न अंग समझा जाएगा। अगला प्रश्न है आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन सा सही तरीके से नहीं मिला हुआ है। अनुच्छेद 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यह भी सही है। अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने से प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यह भी सही है। अनुच्छेद 25 धर्म एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की आजादी प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार नहीं देता, बल्कि यह तो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 में यह अधिकार दिया हुआ है, तो इसका विकल्प डी सही होगा क्योंकि वह सही तरीके से नहीं मैच है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। के.एम. मुंशी भारत की संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य थे, यह बिल्कुल सही बात है। संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, यह भी सही कथन है। पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी, यह भी सही बात है।
तथा डी वाला कथन है कि भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति है वह मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। यह गलत है। मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो डी यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से रिट उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए जारी की जा सकती है? तो इसका सही जवाब होगा सी, हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट उच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वाद में संसद को मूल अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका सही विकल्प होगा ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित कर दिया था कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार होगा, लेकिन उसकी एक सीमा होगी कि संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ न की जाए। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी यानी संविधान के मूल ढांचे की संरचना का सिद्धांत दिया था? तो इसका सही जवाब होगा सी, केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य में 13 जजों की बेंच द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत लाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? तो इसमें से सही उत्तर होगा स्टैट्यूटरी राइट अर्थात सांविधिक अधिकार है। यह एक मूल अधिकार नहीं है, पहले ही एक मूल अधिकार होता था, 44वें संशोधन से इसको सांविधिक अधिकार बना दिया गया है। अगर इन विकल्पों में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट विकल्प होता यानी संवैधानिक अधिकार का विकल्प होता तो वो ज्यादा अच्छा होता, यानी अगर इन्हीं के साथ एक विकल्प कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया जाए तो वो उत्तर फिर उस मामले में वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, जो अब आपको अनुच्छेद 300A में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा दी गई 6 स्वतंत्रताओं के अंदर नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, राइट टू प्रोटेस्ट। विरोध करना स्पष्ट रूप से 6 स्वतंत्रताओं में नहीं दिया गया है, 6 मूल अधिकारों के अंदर नहीं दिया गया है। 6 मूल अधिकारों में से जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो कोई मूल अधिकार विशेष रूप से नहीं दिया गया है। 6 मूल अधिकारों की बात करूं तो आपको पहला मूल अधिकार दिया गया है समानता का अधिकार, जो आपको 14 से 18 में दिया गया है। दूसरा दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 में दिया गया है। तीसरा दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 और 24 में दिया गया है। चौथा दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 में दिया गया है। पांचवा दिया गया है कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट अर्थात सांस्कृतिक और अल्पसंख्यकों का अधिकार, जो 29 और 30 में दिए गए हैं। तथा आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो 32 से 35 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही विकल्प होगा ए, भारत का संविधान इक्वल शेल्टर यानी समान रूप से आश्रय का अधिकार नहीं देता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सी, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन कोई मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक संविधिक यानी स्टैट्यूटरी राइट है, जो आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिकार है जो भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को दिया गया है, लेकिन इसमें से सी भी सही जवाब होगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 21 है राइट टू लिबर्टी, वो भी सभी व्यक्तियों को दी गई है। तो इसमें से एक विकल्प ऐसा होना चाहिए था ए एंड सी बोथ, वो सही ज्यादा होता। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आजादी दी है निजी भवनों पर? इसका सही जवाब होगा बी, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि निजी भवनों पर भी झंडा फहराना वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर एक मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार है जो भारत का संविधान गैर नागरिकों को भी प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, अनुच्छेद 32 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट है अर्थात मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, यह सभी व्यक्तियों को दिया गया है, चाहे वे नागरिक हों या गैर नागरिक। अगला प्रश्न है
कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद हैं जो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करते हैं तथा संविधान की प्रस्तावना में दिए गए सोशलिस्ट शब्द को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें से अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया हुआ है, अनुच्छेद 15 में भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है तथा अनुच्छेद 16 में अवसर की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 16 केवल सरकारी नौकरियों के लिए लागू होता है, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए लागू होता है। अनुच्छेद 15 हर क्षेत्र में लागू होता है। तो अगर मैं यह कहूं कि समान कार्य के लिए समान वेतन प्राइवेट नौकरियों में, तो यह लागू होगा अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 15 में। तथा अगर मैं यह कहूं कि समान कार्य के लिए समान वेतन सरकारी नौकरियों में, तो लागू होंगे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 तीनों होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। ए, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी। बी, केवल भाषाई अल्पसंख्यक, केवल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सी, धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तथा डी, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक तथा एथनिक माइनॉरिटी। तो इसका जवाब होगा डी। अगर आप अनुच्छेद 29 देखेंगे तो उसमें कल्चरल, स्क्रिप्चुअल तथा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात की गई है। अनुच्छेद 30 में रिलीजियस तथा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात की गई है। कल्चरल माइनॉरिटी में एथनिक माइनॉरिटी भी शामिल है। इसलिए भारत का संविधान रिलीजियस, लिंग्विस्टिक तथा एथनिक सभी माइनॉरिटी को मान्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान भारत के संविधान में क्या है। तो इसका सही जवाब होगा बी, यह एक मूल अधिकार है अनुच्छेद 21A के अधीन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही जवाब होगा बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसी के साथ अनुच्छेद 20 जो दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, उसे भी राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 359 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें बुद्धिस्ट, जैन और सिख ये तो हिंदू शब्द में शामिल होते हैं, लेकिन पारसी हिंदू शब्द में शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ऐसा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 20 का खंड 3 जो कि आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन देता है, यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका जवाब होगा ए। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विधि की सम्यक प्रक्रिया कहां दी गई है। तो इसका सही जवाब होगा सी। भारत के संविधान में यद्यपि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का वर्णन है, लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि की सम्यक प्रक्रिया भी शामिल है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो गिरफ्तार व्यक्ति को सुरक्षाएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उसमें गिरफ्तार व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है निवारक निरोध कानून यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को बिना विचारण के कब तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा बी। अनुच्छेद 22 के खंड 4 में प्रावधान किया गया है कि निवारक निरोध कानूनों में गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने तक निरुद्ध किया जा सकता है। उससे अधिक निरुद्ध करने के लिए एक सलाहकारी बोर्ड बनाना होगा तथा उसकी राय आवश्यक होगी। अगला प्रश्न है कि बालक श्रम को किस अधिनियम या किस कानून के अधीन प्रतिबंधित किया गया है। क्या यह भारत के संविधान में प्रतिबंधित है, क्या यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 दिसंबर 1996 को दिए गए निर्णय में प्रतिबंधित है, क्या यह यूनाइटेड नेशन के चार्टर में प्रतिबंधित है, या यह इन सभी में प्रतिबंधित है। तो इस मामले में इसका जवाब होगा डी, इन सभी में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 भी इसे प्रतिबंधित करता है, यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी प्रतिबंधित करता है तथा सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक निर्णय दिया था, MC मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यह निर्णय तमिलनाडु राज्य के शिवकाशी में पटाखा उद्योग में लगे हुए बच्चों के बारे में दिया गया था। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे अन्य उद्योगों की पहचान के लिए निर्देश जारी किए थे जहां बच्चे खतरनाक कार्यों में लगाए जाते हैं,
जैसे फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग आदि आदि की पहचान की गई। तो इस प्रकार इन तीनों में ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में तथा भारतीय संविधान में बालकों के श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है कि व्हाट विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मेन विदाउट शैडोज, कि क्या कर्तव्यों के बिना ऐसे हैं जैसे व्यक्ति परछाइयों के बिना है। तो इसका सही जवाब होगा बी, अधिकार। कर्तव्यों के बिना अधिकार ऐसे होंगे जैसे व्यक्ति परछाई के बिना। अगला प्रश्न है, आपको भारत के मूल अधिकारों के बारे में निम्न में से एक कथन चुनने हैं और बताना है कौन से सही हैं। पहला, वे राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी हैं। यह बिल्कुल सही बात है, मूल अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी होती है। दूसरा, उन्हें भारत के संविधान के भाग 3 में दिया गया है। यह सही बात है, मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक दिए गए हैं। तीसरा, वे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तथा चौथा, वे अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स की तरह नहीं हैं, अनलाइक, अलग हैं। तो तीसरा और चौथा कथन गलत है, क्योंकि जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय है वो मूल अधिकारों के बजाय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। तथा जो मूल अधिकार हैं वे भारत के तथा जो मूल अधिकार हैं वे अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स के समान ही हैं। तो इसमें 1 और 2 सही होंगे, सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है, आपको यह बताना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या नहीं दिया गया है। देखिए, शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार तथा बंधित श्रम प्रतिबंधित किया गया है तथा अनुच्छेद 24 में बालकों को फैक्ट्री आदि में लगाने पर प्रतिबंध किया गया है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, यह समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तथा अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 और 30 में कल्चरल और एजुकेशनल राइट का एक भाग है। तो इसका सही जवाब होगा 1 और 4। इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है, आपको इसमें से कुछ कथन दिए गए हैं तथा चुनना है कौन से सही हैं या कौन सा सही है। पहला कथन है, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। यह गलत है। दूसरा कथन है कि संपत्ति का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। यह बिल्कुल सही बात है। संपत्ति का अधिकार 300A में दिया गया है, यह फंडामेंटल राइट तो नहीं है। तथा तीसरा कथन है कि 300A को 44वें संशोधन से जोड़ा गया था कांग्रेस शासन के दौरान। यह कथन आधा सही है, यह 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, लेकिन यह यहां गलत है कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। असल में उस समय जनता दल की सरकार थी। तो इसमें से केवल दूसरा कथन यानी विकल्प संख्या 2 यह सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीयों को प्राप्त है किंतु विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा जो पहला और चौथा अधिकार है, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अल्पसंख्यकों का संरक्षण। ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते। लेकिन दूसरा और चौथा यानी इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, यह सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इसका सही जवाब होगा सी, 2 और 4। अगला प्रश्न है, आपको राष्ट्रगान के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं तथा बताना है कि राष्ट्रगान गाने के लिए क्यों विवश नहीं किया जा सकता। पहला विकल्प कहता है क्योंकि यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा विकल्प कहता है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। तथा तीसरा कहता है कि ऐसा कोई विधिक प्रावधान नहीं है जो राष्ट्रगान गाने के लिए विवश करता हो। असल में ये तीनों ही कथन सही हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है बिजोय इमैनुअल बनाम स्टेट ऑफ केरला। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इन तीनों ही बातों पर ध्यान दिया तथा यह धारित किया कि राष्ट्रगान के सम्मान में केवल खड़ा हो जाना ही पर्याप्त होता है, उसे गाने की कोई मजबूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकृति के हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी, ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, अर्थात इनके प्रवर्तन के लिए न्यायालय नहीं जा सकता। अनुच्छेद 37 ऐसा प्रावधान करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनजस्टिफिएबल है। अगला प्रश्न है कि आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार है जो भारत में सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ भारत में सभी व्यक्तियों को मिलती है, चाहे वे विदेशी हों या देशी। अगला विकल्प है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनुच्छेद 15, यह सभी को उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है। अगला विकल्प है भारत में अबाध रूप से घूमने का अधिकार, यह भी केवल भारत के नागरिकों को मिलता है। तथा चौथा, भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार, यह भी केवल भारत के नागरिकों को मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा 2, 3 और 4।
2, 3 and 4 options are not available to all persons. Only option 1 is available to the all persons. अगला प्रश्न है, इसमें आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है कि जो राज्य है वह असमानों के साथ असमान व्यवहार कर सकता है ताकि एक समान क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से बनाया जा सके। इसका कारण दिया गया है कि समानों के साथ राज्य को समान व्यवहार करना चाहिए तथा असमानों के साथ असमान। यह बिल्कुल सही कथन है तथा कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए तथा समानों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसीलिए राज्य को अनुच्छेद 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अर्थात विधियों का समान संरक्षण दिया गया है। राज्य असमान लोगों के लिए असमान तरीके से व्यवहार कर सकता है तथा समान लोगों के लिए समान तरीके से व्यवहार कर सकता है। अगला सवाल है, इसमें भी आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को इसकी आत्मा कहा है। कारण कहता है कि अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध एक प्रभावी उपचार उपलब्ध कराता है। यह कथन सही है तथा कारण भी सही है, और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया है तथा डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारत के संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, आपको एक तरफ मूल अधिकार दिए गए हैं तथा दूसरी तरफ उनके अनुच्छेद दिए गए हैं, आपको इनको मिलाना है। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत, यह अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अपने धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की आजादी, मैनेज टू रिलीजियस अफेयर्स, यह आपको अनुच्छेद 26 में दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, यह आपको अनुच्छेद 29 में दिया गया है तथा राइट टू एजुकेशन आपको अनुच्छेद 21A में दी गई है। इसका सही जवाब होगा डी विकल्प। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना एक मूल अधिकार है, तथा कारण कहता है कि लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार विकास के अधिकार का एक अभिन्न अंग है मानवाधिकार के रूप में। तो यह बिल्कुल सही बात है। इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि भारत के संविधान में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य बनाया गया है तथा शिक्षा विकास का एक अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है कि आजाद भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आजाद भारत में पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, अर्थात वे उत्तर प्रदेश की भी पहली राज्यपाल थी। यह प्रश्न यूपीपीसीएस-जे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि श्रीमती सरोजनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू के नाम पर भारत में किसी राज्य का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने का भी रिकॉर्ड है। वे भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में 11 साल तक गवर्नर रही। वे सरोजनी नायडू की पुत्री थी पद्मजा नायडू, तथा सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यह प्रश्न आसान है किंतु पूछ लिया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए पृथक रूप से इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कौन से अधिनियम के अधीन की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में मुसलमानों के लिए एक अलग से इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था की गई थी। इसे कम्युनल चार्टर भी कहा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में डायआर्की यानी द्वैध शासन की व्यवस्था कब से की गई थी? इसका सही उत्तर होगा सी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा प्रांतों में डायआर्की लाई गई, डायआर्की इन प्रोविंसेस लाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से साल में की गई थी? इसका सही जवाब होगा सी, 1950। 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने संविधान सभा के संबंध में किस साल प्रस्ताव पारित किया था? इसका सही जवाब होगा बी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में कांग्रेस ने संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि किस सत्र में कांग्रेस ने संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया? यह पिछला ही प्रश्न था। इसका उत्तर है डी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में मैग्ना कार्टा भाग 3 मूल अधिकारों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का कौन सा समूह है जिसको गोल्डन ट्राइंगल स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है
भारत के संविधान में स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दाखिल की जा सकती है। तो इसका सही जवाब होगा बी। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की जाती है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जाती है। अगर इस प्रश्न को ऐसे पूछा जाता कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट दाखिल की जा सकती है, तो इसका जवाब होता अनुच्छेद 32 और 226 दोनों, क्योंकि 32 में सुप्रीम कोर्ट तथा 226 में हाई कोर्ट। ध्यान दीजिए, अगर यह प्रश्न ऐसा होता कि केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए, ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट मूव किया जा सकता है अनुच्छेद 32 में। इस प्रश्न में इसका सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद है जो अवसर की समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के द्वारा कितने प्रकार के मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। संविधान 6 प्रकार के मूलाधिकार प्रदान करता है। समानता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, तथा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 एंड 30 में, तथा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार 32 से लेके 35 में। अगला प्रश्न है, यह कहता है कि मूल अधिकारों के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मूल अधिकार प्रकृति में जस्टिफिएबल है, अर्थात इनके परिवर्तन के लिए कोर्ट जाया जा सकता है। यह सही है, मूल अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा कि हमारे संविधान में अमेरिका से अधिक विस्तृत मूल अधिकार दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारे संविधान में अमेरिका से अधिक विस्तृत मूल अधिकार हैं। अगला है कि मूल अधिकार सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के जो विचार है उसको बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। यह गलत है। मूल अधिकार सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि यह डीपीएसपी ऐसा करते हैं। अगला है कि मूल अधिकार एक सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। यह सही बात है, मूल अधिकार सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इसमें से विकल्प नंबर सी यह गलत है कि मूल अधिकार सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ाते हैं। ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में इक्वेलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता के बारे में कौन सा लक्षण नहीं है? पहला, यह एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है यानी एक सकारात्मक विचार है। दूसरा, यह किसी भी विशेषाधिकार का अभाव है। तीसरा, यह सभी को विधि के शासन के समक्ष समान रूप से रखता है। तथा चौथा, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। इसमें से पहला विकल्प गलत है। विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह कुछ हद तक एक नकारात्मक सिद्धांत है। जबकि अनुच्छेद 14 में जो दूसरा सिद्धांत दिया गया है, जिसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहते हैं, यानी विधियों का समान संरक्षण कहते हैं, यह एक सकारात्मक सिद्धांत है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न है, मोरारजी देसाई की सरकार ने 1979 में 1979 में मंडल कमीशन का गठन किया था। यह किस चीज से संबंधित था? तो मंडल कमीशन 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा गठित किया गया था। इसके मुख्य रूप से यह टास्क थे कि इन्हें पिछड़े वर्गों की पहचान करनी थी तथा उनकी हालत के बारे में रिपोर्ट देनी थी तथा उनके उत्थान के लिए क्या सुधार किए जाएं इसके बारे में सिफारिशें करनी थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अनुच्छेद 23 में क्या प्रतिबंधित नहीं है? अनुच्छेद 23 लोगों को बलात् रूप से श्रम करवाने तथा उनके ट्रैफिकिंग यानी दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है, लेकिन आप इसमें पाएंगे कि यह बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने को प्रतिबंधित नहीं करता, क्योंकि बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने को अनुच्छेद 24 में रोका गया है। तो इसमें से ए यानी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन अ फैक्ट्री इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23, इट इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 24। अगला प्रश्न है कि 1951 में अनुच्छेद 15 में क्लॉज 4 जोड़ा गया था। यह किस निर्णय के प्रभाव को खत्म करने के लिए जोड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा सी। चंपाकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य के निर्णय को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 1951 में पहला संशोधन किया गया। अनुच्छेद 15 में क्लॉज 4 जोड़ा गया। यह संसद को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद है जो ट्रांसजेंडर्स की पहचान से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा सी। नालसा, नालसा का पूरा नाम है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर्स को पहचान का अधिकार प्रदान किया गया। इस निर्णय के बाद उनको आधार कार्ड आदि में तृतीय लिंग यानी थर्ड जेंडर के बारे में लिखने की अनुमति मिली है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का अधिकार सुरक्षित किया है? तो इसका सही जवाब होगा डी। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरला राज्य, जिसे सबरीमाला मंदिर वाद भी कहा जाता है,
5 जजों की बेंच ने 4-1 के निर्णय से महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिया है। इन 5 जजों में से जो एक जज इस निर्णय के पक्ष में नहीं थी, वे थी श्रीमती इंदु मल्होत्रा। इस नाम को याद रखेंगे। केवल एक जज थी जो इस निर्णय में डिसेंटिंग थी, वे थी श्रीमती इंदु मल्होत्रा। बाकी 4 जज कॉन्करिंग थे। अगला प्रश्न है, डिफेंस मिनिस्ट्री का सचिव बनाम बबीता पूनिया का वाद किस चीज से संबंधित है? तो यह वाद महिलाओं के सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन को लेकर है। इसका विकल्प बी सही होगा, परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रूल ऑफ लॉ का जनक है, यानी विधि के शासन के नियम का जनक है? तो इसका सही जवाब होगा बी, एवी डाइसी। यह इंग्लैंड में एक जूरिस्ट थे जो कि रूल ऑफ लॉ के प्रोपाउंडर थे। अगला प्रश्न है, यह कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी विधियों का समान संरक्षण, यह किस न्याय शास्त्री के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जवाब होगा जेनिंग्स। जेनिंग्स का एक सिद्धांत था जो कहता था इक्वल शुड बी ट्रीटेड अलाइक, अर्थात समानों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, एंड नॉट अनलाइक ट्रीटेड अलाइक, अर्थात असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसी सिद्धांत पर आधारित है विधियों का समान संरक्षण जो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। यह अमेरिका से लिया गया एक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि स्वच्छ निर्वाचन यानी स्वच्छ चुनाव भारत के संविधान का एक मूल ढांचा है? इसका सही जवाब है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न है जो कहता है कैरी फॉरवर्ड रूल यानी अग्रनयन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा डी, आर्टिकल 16 क्लॉज 4B में कैरी फॉरवर्ड रूल दिया गया है। यह 81वें संशोधन सन 2000 से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि धारा 303 आईपीसी किस वाद में असंवैधानिक घोषित की गई थी? तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। धारा 303 आईपीसी मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के वाद में असंवैधानिक घोषित की गई थी अनुच्छेद 14 के उल्लंघन करने के आधार पर। अगला प्रश्न है, 103वें संविधान संशोधन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कि इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 का 6 और अनुच्छेद 16 के 6 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है। यह बिल्कुल सही कथन है। अनुच्छेद 15 का 6 और अनुच्छेद 16 का 6 103वें संविधान संशोधन से जोड़े गए, जिसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया। दूसरा कथन कहता है कि इसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को अधिकतम 10% तक का आरक्षण दिया गया है। बिल्कुल सही है। इस संशोधन के द्वारा एक अधिकतम सीमा तय की गई आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण की 10% तक। तीसरा कथन है वो कहता है कि इसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए एक क्राइटेरिया भी दिया गया है। यह गलत है। इस संशोधन के द्वारा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया, बल्कि यह राज्य पर छोड़ा गया है कि वह डिसाइड करेगा कि कौन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी यानी पारिणामिक ज्येष्ठता का प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, अनुच्छेद 16 का 4A। अनुच्छेद 16 का 4A भारत के संविधान में 77वें संशोधन 1995 से जोड़ा गया था, 1995 में ऐड किया गया था। तब इसमें केवल प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। धीरे धीरे यह प्रश्न उठा कि जब प्रमोशन में रिजर्वेशन हो जाएगा तो ज्येष्ठता यानी सीनियोरिटी कब से काउंट होगी? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि ज्येष्ठता अपॉइंटमेंट की तारीख यानी नियुक्ति की तारीख से ही तय की जाएगी। इसको टैकल करने के लिए संविधान में संसद द्वारा 85वां संशोधन किया गया अनुच्छेद 16 के 4A में ही, तथा कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का सिद्धांत दिया गया। अब यह सिद्धांत यह कहता है कि एक बार किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य द्वारा पदोन्नति में आरक्षण प्राप्त कर लिया जाता है तो वह उसी तिथि से ज्येष्ठता प्राप्त कर लेगा। यह सिद्धांत अनुच्छेद 16 के 4A में 85वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है वो कहता है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आरक्षण प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 15 का 5। अनुच्छेद 15 का 5 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया था, 93rd अमेंडमेंट 2005 द्वारा जोड़ा गया था। यह स्टेट को यह पावर देता है कि वह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी
रिजर्वेशन, सीट फिक्स करने की तथा फीस तय करने का प्रावधान कर सकता है। अगला प्रश्न है जो यह कहता है अनुच्छेद 13 में निम्न में से किस शब्द को प्रयोग नहीं किया गया है? जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर, असंवैधानिक या सभी। तो ये सभी के सभी शब्द अनुच्छेद 13 में प्रयोग नहीं किए गए हैं। भले ही जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किया गया है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू कोई शब्द नहीं है। भले ही बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी भी दी गई है, लेकिन यह भी कोई शब्द संविधान में नहीं है। तथा असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द अनुच्छेद 13 में नहीं है। वहां पर केवल शून्य यानी वॉइड शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 497 आईपीसी को संवैधानिक करार दिया था? धारा 497 आईपीसी जारता यानी अडल्ट्री के अपराध का प्रावधान करती थी। इसे इन दोनों ही वादों में संवैधानिक घोषित किया गया था, सौमित्री विष्णु में भी और यूसुफ अब्दुल अजीज में भी। लेकिन वर्तमान में जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के वाद में धारा 497 आईपीसी यानी जारता के अपराध को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अब जारता कोई अपराध नहीं है। और आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से कितने स्वतंत्रताएं दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से 7 स्वतंत्रताएं थी। इन स्वतंत्रताओं को देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में पहले खंड में ए क्लॉज में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह आज भी है। बी में शांतिपूर्वक तथा बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता है, यह भी अभी उपलब्ध है। सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, यह भी अभी उपलब्ध है। डी में अबाध रूप से घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, यह भी उपलब्ध है। ई में रहने तथा बसने की स्वतंत्रता है, यह भी उपलब्ध है। जी में कारोबार करने की स्वतंत्रता है, यह भी उपलब्ध है। किंतु अनुच्छेद 19 के 1 के एफ में मूल रूप से पहले संपत्ति को अर्जन करने की, उसे धारण करने की तथा उसका व्ययन करने की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसे 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो आज की तारीख में अगर आप बात करें तो केवल 6 स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन मूल रूप से इसमें 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। थैंक यू वेरी मच।